हेलो स्टूडेंट्स, आज मास्टर्स की टीम एक नया वीडियो लेके आई है जिसमें हम आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स और क्लास 4 के लिए सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है जनरल नॉलेज एंड पॉलिटी पोर्शन जो है उस पर मैं आपको इसका ओरिएंटेशन दूंगा कि इस पोर्शन पे आपने किस तरीके को इस पोर्शन को आपने टैकल करना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपकी नई पोस्ट जो है वो आ चुकी हैं जिसमें आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए अपेयर करना है और साथ में क्लास 4 जॉब्स के लिए अपेयर करना है। सिलेबस आपके पास है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसमें इस वाले क्वेश्चन का जो मेजर वेटेज है वो है 30 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो जो है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि इस पोर्शन को हमने किस तरीके से हैंडल करना है। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं इसमें कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि हमने पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये एक जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसमें पढ़ने लगेंगे तो हमें इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि हम उस सिलेबस ओरिएंटेशन से कहीं बाहर भी निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सिलेबस को अपने ध्यान में रखते हुए उसी सिलेबस के अंदर रहना है और टॉपिक्स में क्या चीज़ें पढ़नी है, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ों को छोड़ना है, ये चीज़ें जो है आज मेरे आप लेक्चर में सुनोगे। साथ ही साथ जैसे आप मैं ओरिएंटेशन देने के बाद मेरे अगले वीडियोस में आपको मैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो है इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन पे हमारे पास मेजर चीज़ें क्या है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में भी हमें 3-4 बेसिक क्राइटेरिया दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपको रिलीजन के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड और साइंटिफिक इन्वेंशंस के रिलेटेड आपने पढ़ना है। तो इसमें मेजर चीजें जो है पढ़ने वाली, सबसे पहले मैं रिलीजन रिलेटेड, और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है कि हमने ये स्पेसिफिक टू J&K, हमने J&K के बाहर नहीं जाना है। कोशिश करनी है कि जितना हो सके ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में वो कह रहे हैं, J&K के विदिन जो रिलीजन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हम रिलीजन ले लें तो सबसे पहले हमें पता है कि हम J&K में हम भी हैं मोस्टली या मेजरली जो फॉलोइंग रिलीजन है वो है हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म। अब इसमें पढ़ना क्या चीज़ है? इसमें पढ़ने वाली चीज़ें ये है कि हिंदुइज्म जो है वो कब आया, हिंदुइज्म के कौन कौन से इसमें रूलर्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, कौन कौन से मंदिर बनाए, कौन कौन से इसमें बिल्डिंग्स जो बनी, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे इस्लाम के बारे में आ जाए तो इस्लाम में हमें पढ़ना है कि इस्लाम कब आया, किस डेट पे आया, इसका जो सेक्ट है सूफीज़म उसके बारे में पढ़ना है। मोस्टली जो श्राइन्स हैं इनके, जो सूफीज़म श्राइन्स हैं, उनके फाउंडर्स कौन से हैं, हमने उन पर फोकस करना है। उनका हमें याद फैक्ट फाइंडिंग्स जो है, एग्जामिनर आपको कोई बाहर से कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो आपसे यही पूछेगा कि इस्लाम का कब आया, इसका फाउंडर कौन था, इसको लाने वाले कौन है, ठीक है। मेजर जो बिल्डिंग्स जो है, मेजर जो श्राइन्स है, चाहे वो वैली में है चाहे वो जम्मू में है, उनके फाउंडर्स कौन है वही पूछेंगे आपसे। उसके बाद बुद्धिज्म आपको पता है कि आपका एक पोर्शन जो है लद्दाख का, वहाँ मोस्टली लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और बुद्धिज्म की वेव कब आई, कौन कौन इसमें मेजर जो लोग हैं इसकी वेव में आने के लिए जिन्होंने इसको यहाँ पे लाया, कौन कौन से फॉरेन टूरिस्ट जो हैं यहाँ आए जिन्होंने ये इसके बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में, वो सारी चीज़ें हमने जो है रिलीजन पोर्शन में पढ़नी है। और पता करना है कि किस डेट पे, किस जगह पे मेजर श्राइन्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ डेथ, उनकी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स जो हैं उस पर हमने मोस्टली रिलीजन पोर्शन में फोकस करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर में आ जाऊँ तो वो है हमारे पास पॉलिटिक्स। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री दोनों ही बड़े इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब हमने देखना है कि इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है, बिकॉज ये दोनों इंटर रिलेटेड है तो हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया।
अगर मैं आपको बोलूं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री पे आपने शुरू करना है ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कश्मीर। कश्मीर वर्ड कहां से आया, कौन से लोग थे, किस नाम से बना, किस ऋषि के नाम से बना, डेट क्या थी, उसका हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है। उसके बाद हिस्ट्री में आपने पढ़ना है इसका मौर्यंस का क्या रोल था इसमें, कुशान्स का क्या रोल था इसमें, अफगान्स का क्या रोल था, मुगल्स का क्या रोल था, और लास्ट डोगरा रूलर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि मोस्टली जो एग्जामिनर का फोकस होगा वो होगा डोगरा रूलर्स। आपको बीच में से क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन डोगरा रूल जो है उसमें से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग है ओरिजिन ऑफ कश्मीर, इसमें आपके थोड़े से कोई पॉइंट हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि किस पॉइंट ने किस तरीके से कश्मीर को डिफाइन किया है। 1-2 इसमें रत्नागिरी नाम से एक किताब भी है, उसके बारे में आपने ओरिजिन ऑफ कश्मीर, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं, जो हमने प्रीवियस ट्रेंड देखा है कि कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास ये मौर्यंस, कुशान्स, अफगान्स, आप इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि मौर्यंस का कश्मीर में आने का डेट क्या है, जाने का डेट क्या है, कुशान्स का क्या है, या इनका कोई पर्टिकुलर कोई अच्छी ऐसी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने जो बड़ी प्रोमिनेंट होगी J&K में, वो आपने इसके में याद रखना है। लेकिन मैक्सिमम आपका जो कोर जो एरिया होगा यहाँ पे फोकस करने का वो होगा ओरिजिन ऑफ कश्मीर और डोगरा रूलर्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर मैं पॉलिटी पे जाऊं तो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है वो आपने पढ़नी है इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हिस्ट्री में आप डोगरा रूल तक पढ़ रहे हो, डोगरा रूल तक आपने हिस्ट्री में पढ़ लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपकी सेशन ऑफ J&K आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे मेन लोग हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है J&K पॉलिटिक्स में, आपने उसको पॉलिटी में पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको आप 1947 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक जितने भी लोग आपके इसमें सीएम रहे हैं, आपके ड्राफ्टिंग कमेटीज के मेंबर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं आपने वो पॉलिटी में आपकी कवर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज सच स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा है, लेकिन आपने सिलेबस चेक करना है। सिलेबस में आपको इसमें सिर्फ 3 ही चीजें पढ़नी है। एक आपने पढ़ना है फॉर्मेशन। अब जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पे शुरू हो गया था। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पे पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमेटीज थी, कौन कौन से मिशंस जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जो एस्टेब्लिश किए इस पूरे फॉर्मेशन के लिए, कहाँ से ये वेव आई, कौन पहला इंसान था जिसने ये डिमांड की कि हमें अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके पर्टिकुलर डेट्स क्या थी, वो हमें सारी फॉर्मेशन में पढ़ने पड़ेगी। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास, वहाँ उसने सिलेबस में हमें पर्टिकुलरली मेंशन करके दे दिया है कि आपने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है इसमें। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, अदर वन इज DPSPs, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक छोटा सा विंडो दे देता हूं कि आपने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक पढ़ना है। एंड आई एम डैम श्योर क्वेश्चन इसी के बीच में से है। क्या पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, इसमें तो बड़े सारे केसेस हैं, बड़े सारे एनालिटिकल डिबेट्स हैं, वो चीजें नहीं पढ़नी है हमें। अपने पेपर के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आपको तो ये पता होना चाहिए पेपर में क्या आएगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपने याद किया होगा तो आप उसमें कर सकते हो कि आर्टिकल 14 क्या है। आपको पूछ सकते हैं आर्टिकल 19 क्या है,
या आपसे ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने कुछ हेडिंग दी होगी और पूछेंगे कि ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो आपने क्या करना है कि 1 से लेके 51 तक आर्टिकल सारे याद कर लेंगे, और इसका याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अलग से याद कर लेंगे और डीपीएसपीज जो है वो अलग से याद कर लेंगे। डीपीएसपीज में भी 3 कैटेगरीज बनी है, जिसमें हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल्स अलग है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स अलग है और लिबर्टेरियन प्रिंसिपल्स अलग है। उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अलग अगले लेक्चर में जो है वो स्पेसिफिक कर दूंगा। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, फंडामेंटल एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं, उनको पता है ये क्या है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें क्या पढ़ना है? ऐसे तो 73rd बहुत बड़ा एक डिटेल, अगर आप उसको पढ़ोगे तो एक किताब इस पे लिखी गई है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब किताब तो हम पढ़ नहीं सकते ना, हमें पेपर के लिए स्पेसिफिक चीजें चुननी है। अब स्पेसिफिक चीजें क्या है इसमें? आपने सबसे पहले देखना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो शुरू कहां से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है इसका। इसके पीछे आइडियोलॉजी जो थी वो किसकी थी? सबको पता है कि ये गांधी जी का प्राइम कंसेप्ट था कि इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिससे पावर जो है लोगों तक डिलीवर्ड हो। उसके बाद आपको देखना है कि इस कंसेप्ट को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली। बैकिंग मींस कौन कौन सी इसमें ऐसी कमेटीज थी इंडियन पॉलिटिक्स में जो इसको यहां तक लेके आई 73rd अमेंडमेंट एक्ट। मैं आपको जनरली इसे आपने नाम सुना होगा, आपने अशोक मेहता का सुना होगा, आपने बलवंत राय कमेटी सुनी होगी, आपने ये दो अशोक मेहता, बलवंत राय और लास्ट में जो आपको ये कमेटीज जो है पिछली वाली जो प्रोसीड कर रही हैं उसके बारे में भी आपने इसको करना है कि कौन कौन सी कमेटीज है। साथ में इसमें याद करने वाली कौन सी चीज है कि जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया तो सरकार किसकी थी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट की डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या है, आया कब, इससे पहले कितने अमेंडमेंट एक्ट आ चुके थे जो पास नहीं हो पाए। राजीव गांधी के टाइम पे नहीं पास हो पाया, उन्होंने वहाँ उसमें बिल पेश किया पर वो किसी कारण मेजॉरिटी नहीं थी उनकी, वो नहीं पास हो पाया। तो आपको इस पोर्शन में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कमेटीज कौन सी थी, कमेटीज की डेट कौन सी थी, कमेटीज को अपॉइंट करने वाला इंसान कौन था, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट जब आया उस समय सरकार किसकी थी, डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या था, कब आया और कब ये पास हो गया और किसके दौरान ये पास हो गया। आपने इसमें इससे बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है, इसके अंदर अंदर ही आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनर यहां से पूछ लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो बच्चे लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको इसके बारे में मोस्टली पता होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। इतनी स्कीम्स है कि हम सारी याद नहीं कर सकते, ह्यूमन मेमोरी का एक लिमिटेशन है। अगर आप कहो कि मैं आपको 50 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दे दूं और आप उसको याद कर लो, आपसे नहीं हो पाएगी। आपने इसमें फोकस क्या करना है, आपने देखना है कि जो मेगा स्कीम्स हैं जिसमें मोस्टली ऑलमोस्ट सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी रिसेंटली आपकी एक उज्ज्वला स्कीम चल रही है, उजाला स्कीम चल रही है, मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। आपने सोशल इश्यूज की जो है वो भी पढ़नी है मेन में, आपने हेल्थ पे जो है वो भी पढ़नी है, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे जितनी भी स्कीम है वो भी पढ़नी है। जो स्कीम्स हैं हम आपको लिमिटेड अगले वीडियो में, अगले से अगले वीडियो में हम आपको बना के दे देंगे। कौन कौन सी स्कीम्स पढ़नी है वो भी बता देंगे। अब इसमें फोकस करने वाला एरिया क्या है, सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फोकस करने का जो मेन एरिया है वो ये है
कि ये स्कीम चला कौन रहा है, कौन सी एजेंसी चला रही है, जहां से सवाल आता है। ये जो स्कीम है शुरू कब हुई, डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। इसके बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरीज कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो हमने फोकस मोस्टली इसी पे रखना है अपना, बेनिफिशियरीज कौन है, डेट ऑफ कमेंसमेंट कौन है और एजेंसी कौन सी है। इस पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया जाएगा कि आपको उज्ज्वला स्कीम जो है कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। तो आपको इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा डिटेल वर्जन है, वो इस पेपर्स में आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो आपने फोकस का जो फोकस्ड एरिया है आपने इसी पे रखना। उसके बाद आपका सिलेबस पे टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDGs भी बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो इस पे 17 SDGs हैं, गोल्स हैं। अब 17 के 17 याद करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब 17 को डिटेल पढ़ना होगा तो फिर तो आप एक ही टॉपिक पढ़ोगे, बाकी टॉपिक तो कवर नहीं कर पाओगे। अब इस पे फोकस्ड एरिया क्या है आपका, SDGs पे। आपने पहले देखना है कि ये SDGs शुरू किसने की, यूनाइटेड नेशंस, ये आपको याद होना चाहिए। SDGs शुरू कब हुए, डेट वो पता होना चाहिए। इसका टारगेटेड जो टाइम है वो कितना है वो पता होना चाहिए। इससे पहले कौन से गोल थे आपको वो भी पता होना चाहिए। उसका क्या टाइम पीरियड था आपको वो भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया। एज सच मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक में इसी पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा। खुदा ना खासा अगर हो जाए नहीं आया क्वेश्चन, एग्जामिनर थोड़ा अच्छे मूड में नहीं था, मुश्किल क्वेश्चन डालना चाहता है, तो क्या करेगा। अब इसमें 17 SDG हैं, 17 में से कोई एक 4 डाल देगा, उसमें से एक नहीं होगा 3 होंगे, तो पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें तो आपको 17 के 17 याद करने पड़ेंगे। पर मैं आपको इसमें बता दूं फोकस करने वाला एरिया, आपने 17 में से 17 याद नहीं होते तो रहने दो, लेकिन जो वुमेन इंपावरमेंट पे है वो याद कर लो, जेंडर इक्वालिटी पे है वो याद कर लो, क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, अखबारों पे इस पे रोज कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है, इस पे कर लो। क्लाइमेट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज पे जो है इस पे कर लो, और पॉवर्टी पे कर लो। आप बिलीव मी इन सिर्फ 4 टॉपिक्स को आप पढ़ लो अच्छे से, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये था आपका SDGs। अगला टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ J&K। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में पहले ही बता चुका हूं। हिस्ट्री ऑफ J&K में आप मोस्टली फोकस करो डोगरा रूल, कैसे शुरू हुआ, गुलाब सिंह से लेके हरि सिंह तक जितने भी रूलर आए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। किसी ने रोड बनाया, किसी ने कैनाल सिस्टम को शुरू किया, किसी ने मंडी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किसी ने अनटचेबिलिटी खत्म की। बस आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या चीजें इन्होंने खत्म की और इनका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था और क्या क्या इनकी J&K की इकोनॉमिक में, सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, कल्चरल हेरिटेज पे क्या क्या इनका इम्पैक्ट है, आपने वो पढ़ना है। इससे बाहर आपने नहीं जाना, ये भी आपको हम बना बनाया आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ J&K में आपने ज्यादा फोकस डोगरा रूल पे करना है। इससे पहले वाला मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो मैंने पहला टॉपिक बताया उसमें कवर हो जाएगा। कुशान्स, मुगल्स, अफगान्स, सिख, वो सब पहले वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा। पर ये वाला जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली बोला है हिस्ट्री ऑफ J&K। तो हिस्ट्री ऑफ J&K देखा जाए तो उसमें मोस्टली एग्जामिनर जो है वो डोगरा रूल से पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि हिस्ट्री जो J&K की जो हिस्ट्री है उसमें डोगरा रूल का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। तो एग्जामिनर का जो ध्यान होता है वो इसी तरफ होता है कि जहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुई है सवाल वहीं से पूछा जाएगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे एक राजा जा रहा है, दूसरा राजा आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वो मोस्टली एग्जामिनर यही सोचता है कि यहीं से सवाल पूछा जाए जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट, यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन से सवाल आना नामुमकिन है। क्या आएगा सवाल, इस पे आपने इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इस पे आपने सिर्फ यही फोकस करना है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो J&K में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन सी चीज जो है यहाँ की बड़ी रिनाउंस है। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देती है। कोई ऐसी चीज जो किसी एक पर्टिकुलर चीज की बड़ी मशहूर चीज होती है उसको ये GI टैग दिया जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं GI टैग। तो आपने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा क्रॉप है जिसको GI टैग मिला हुआ। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपकी जो बासमती है उसको GI टैग है, आपका जो सैफरॉन है कश्मीर में उसको GI टैग है, और बड़ी सारी चीजें आपने वो याद रखनी है कि इसमें GI टैग किस किस को मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज जो है एम्प्लॉयमेंट में वो कितना है। ये क्वेश्चन भी किसी केस में आ जाता है कि बताइए J&K में एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है। इससे ज्यादा आपको यहाँ इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की 1 या 2%। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन J&K। सी, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका क्लाइमेट जो आपका ज्योग्राफिकल पोर्शन है, और उसी के रिलेटेड वहां पे क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। आपको पता है J&K जो है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है। यहां आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, यहां आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, और यहां आपको वैली भी मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ लद्दाख रीजन में आपको कोल्ड डेजर्ट भी मिलेगा। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि खारिफ में कौन सी क्रॉप होती है, राबी में कौन सी होती है, और ज़ैद में कौन सी होती है। अगर आपको तीनों क्रॉप्स का पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो कि प्लेन एरिया में कौन सी क्रॉप होने वाली है, माउंटेन्स में आपकी कौन सी क्रॉप हो जाएगी, वैली में आपको कौन सी चीजें आसानी से ग्रो हो जाएंगी, और कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा। तो आपने इस पोर्शन पे 2 चीजों पे फोकस करना है, एक तो टाइप ऑफ क्रॉप्स जो आपकी डिफरेंट सीजन पे होती है, और साथ में उनका टोपोग्राफी किस तरीके की होगी। तो आप चावल मैं बोलूंगा तो चावल थोड़ी माउंटेन्स में होंगे, चावल तो यहाँ तो होंगे प्लेन एरिया में, या तो फिर कश्मीर वैली में। इन्हीं 2 जगह में चावल हो रहे हैं हमारे पास। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूंगा तो माउंटेन्स पे सब्जियां होती हैं, पोटैटो ग्रोथ होता है अपना डोडा किश्तवाड़ में, रियासी और इस जगह पे भी लोग स्पेशल टाइप ऑफ एक पोटैटो की ब्रीड है वो उगाते हैं। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो लास्ट टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड है। इसमें आप कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है, और इसमें मैं गारंटी भी नहीं लूंगा आपकी कि हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो और वो करंट इवेंट में उठा दें। अगर तो करंट इवेंट हुआ कोई साल एक पुराना, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप आराम से उसको टैकल कर लोगे। हो सकता है एग्जामिनर 4 साल पुराना उठा के डाल दे, वो आपको याद ना हो, लेकिन इस टॉपिक को कंसिडर तो करना पड़ेगा। इस केस में हम आपको पर्टिकुलर वीडियोस भी देंगे। हमने इसके लिए एक एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया हुआ है, हमारी टीम ने एक एक्सपर्ट इसके लिए अपॉइंट किया है। वो आपको निकाल के देगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किस किस चीज़ को छोड़ना है। लेकिन साथ ही साथ मैं करंट इवेंट्स में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 रुपये वाला हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, पर कम से कम डेली एक्सेलसियर जो है उसको नज़र ज़रूर मारो।
न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है, जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें जो बेसिक जितने भी करंट इवेंट्स होंगे, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैपनिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं या इंटरनेशनली हो रही हैं, वो चीज़ें जो है आपको याद रहेंगी। फिर उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद, तो वो आपकी जो चीज़ें जो है वो फिर से रिफर्निश हो जाएंगी और आपको वो चीज़ें वो याद रहेगी। तो करंट अफेयर जो है वो रट्टा मार के याद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो ओवरव्यू था आज के इस वाले क्वेश्चन का, मैंने आपको दे दिया। होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा आया तो लाइक करें। आने वाले दिनों में मैं टॉपिक वाइज एक टॉपिक का वीडियो जो है आपको दे दूंगा। होप सो आपको मेरा ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आने वाले टाइम में भी आपको मेरे लेक्चर जो है वो मैं फुल प्रिपेयर करके कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको नॉलेज दे पाऊँ, जिससे आप फ्लाइंग कलर से इस पेपर को पास करके गवर्नमेंट जॉब जो है ले सकें। थैंक यू।